तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जो स्याही से नहीं बल्कि बेगुनाहों के खून से लिखा गया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे काले कानून की जिसने 1919 में पूरे भारत के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। एक ऐसा दमनकारी कानून जिसने उस वक्त के भारत को बारूद के एक ऐसे ढेर में तब्दील कर दिया जिसका धमाका इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक का कारण बना। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा इस नारे पर गौर कीजिए, ना दलील, ना वकील, ना अपील। एक पल के लिए उस घुटन भरे माहौल की कल्पना करके देखिए। ये कोई मामूली जुमला नहीं था, बल्कि उस दौर की एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई थी। ये नारा असल में रॉलेट एक्ट का पूरा निचोड़ था। इस कानून ने मानो हर हिंदुस्तानी के गले में एक कानूनी फंदा डाल दिया था। मतलब आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और आपको अपना बचाव करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त लाखों भारतीय वीर जवानों ने इस भोली उम्मीद के साथ ब्रिटिश फौज के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी कि शायद इस वफादारी के बदले अंग्रेजों से उन्हें कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन असलियत में क्या हुआ? उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिला। 1915 के आपातकालीन कानूनों से शुरू हुआ ये सिलसिला फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के पास होने तक पहुंचा, जिसने पूरे देश को गुस्सा और हड़तालों की आग में झोंक दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि युद्ध के दौरान जो पाबंदियां सिर्फ एक इमरजेंसी या आपातकालीन व्यवस्था के तौर पर लागू की गई थीं, उन्हें अब बेहद खतरनाक तरीके से परमानेंट बनाया जा रहा था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की सारी क्रूरताओं को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने हमेशा के लिए कानून का रूप दे दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे भारतीय सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब जरा देखिए कि इस रॉलेट एक्ट ने पुलिस को कितने खौफनाक अधिकार दे दिए थे। किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए सीधा जेल में डाल देना, बिना वारंट के गिरफ्तारी, अखबारों और प्रेस की आज़ादी का पूरी तरह से गला घोंट देना, किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पाबंदी और तो और बिना वारंट किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेना। मतलब अंग्रेजों का मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदुस्तानियों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दो कि कोई आज़ादी का ख्वाब देखने की जुर्रत भी ना कर सके। लेकिन अंग्रेजों ने जो सोचा था और जो असल में हुआ, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ उनकी पुरानी फूट डालो और राज करो की रणनीति थी, और दूसरी तरफ 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर की सड़कों पर जो नज़ारा दिखा, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। उस दिन रामनवमी थी और सड़कों पर एक अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। दोनों समुदाय एक साथ एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। अंग्रेजों के खौफ का जवाब भारत ने अपनी एकता से दिया था। इसी सुलगते हुए गुस्से के बीच महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का शंखनाद किया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक शांतिपूर्ण और अहिंसक हड़ताल बुलाई गई, और इसका असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की सड़कें बिल्कुल सूनी हो गईं, दुकानें बंद, काम ठप। इस विशाल आंदोलन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं का पूरा समर्थन मिला। ऐसा लग रहा था मानो पूरे भारत की धड़कनें एक साथ एक ही लय में आज़ादी के लिए धड़क रही हों। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बड़े विस्फोट से पहले एक चिंगारी जरूर भड़कती है। 10 अप्रैल 1919 को भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमृतसर के 2 बेहद लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उधर गांधी जी को भी पलवल स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। अब इन गिरफ्तारियों से जनता का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 50,000 निहत्थे लोग जब सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगे तो हालगेट पुल के पास पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चला दी। इस बर्बरता ने शांतिपूर्ण भीड़ को उग्र कर दिया, हिंसा भड़की और इस दौरान 5 ब्रिटिश अधिकारी भी मारे गए। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए नफरत का पर्याय बन गया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। 11 अप्रैल को डायर ने अमृतसर का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले मार्शला शिरवुड नाम की एक अंग्रेज महिला पर भीड़ ने हमला किया था। इस खबर ने डायर के भीतर के नस्लभेदी घमंड और बदले की आग को और भड़का दिया था। और जानते हैं उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? पूरे शहर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी।
अब इस पूरी सिचुएशन के विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। दिन था 13 अप्रैल 1919। एक तरफ पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी। दूर दराज के गांवों से मासूम किसान और परिवार नए कपड़े पहनकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे, त्योहार की खुशियों में डूबे हुए थे। और दूसरी तरफ था जनरल डायर का अघोषित मार्शल लॉ, जिसमें 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी थी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि इस मार्शल लॉ की मुनादी शहर के बहुत ही छोटे हिस्से में की गई थी। इन दूर दराज से आए ग्रामीणों को इस पाबंदी की रत्ती भर भी भनक नहीं थी। स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद ये थके हुए लोग आराम करने के लिए पास ही जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। अब ये 6.5 एकड़ का मैदान कोई खुला या खूबसूरत बगीचा नहीं था। ये ऊंचे ऊंचे मकानों और पक्की दीवारों से घिरी एक जगह थी। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुत संकरा रास्ता था। शाम 4:30 बजे तक उस घिरे हुए मैदान में करीब 15,000 से 20,000 बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग जमा हो चुके थे। और फिर शाम 5:15 बजे मौत ने उस बाग में अपने कदम रखे। जनरल डायर 90 गोरखा और बलूच सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले उस एकमात्र पतले से निकास द्वार को अपने सैनिकों से ब्लॉक करवा दिया। उसने भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, हवा में कोई फायर तक नहीं किया। उसका मकसद वहां शांति बहाल करना था ही नहीं, उसका मकसद था उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देना। 10 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये महज एक संख्या नहीं है। ये वो 10 मिनट थे जब बिना रुके निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोलियों की अंधी बारिश होती रही। ऐसा लगा मानो उस वक्त समय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हों और खून के आंसू रो रहा हो। इन 10 मिनटों में दागी गई गोलियों की संख्या थी 1650 राउंड। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी क्रूरता थी। डायर जानबूझकर अपने सैनिकों को वहां गोली चलाने का निर्देश दे रहा था जहां भीड़ सबसे घनी थी। जो नौजवान अपनी जान बचाने के लिए उन 10 फीट ऊंची पक्की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। जब गोलियों से बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो सैकड़ों लोगों ने बाग के बीचों बीच बने एकमात्र कुएं में छलांग लगा दी। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। जब बाद में उस कुएं से लाशें निकाली गईं तो उसमें से 120 बेजान शरीर बाहर आए। बचने की वो हताशा भरी जद्दोजहद अपने आप में एक दर्दनाक और खौफनाक दास्तान बन गई। जब गोलियों का वो भयानक शोर थमा तो उस मैदान की मिट्टी पूरी तरह से खून के दलदल में बदल चुकी थी। 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल थे। और डायर, उसने किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। उस रात शहर में सख्त कर्फ्यू लगा था, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। प्यास से तड़पते उन घायलों के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, दर्द और खून था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों की बर्बरता यहीं रुक गई? बिल्कुल नहीं। इस भीषण नरसंहार के बाद पूरे पंजाब की हालत बद से बदतर कर दी गई। तुरंत मार्शल लॉ थोप दिया गया। आम नागरिकों को सरेआम कोड़े मारे गए और तो और उन्हें सड़कों पर पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। सच कहूं तो पूरे पंजाब को एक खौफनाक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आपका खून खौल उठे। हंटर कमीशन की जांच के दौरान डायर ने बिना किसी पछतावे के बड़ी बेबाकी से कबूल किया कि वो चाहता तो बिना गोली चलाए भी भीड़ हटा सकता था, लेकिन वो हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना चाहता था। और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में क्या हुआ? उसे सजा देने के बजाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे पंजाब का रक्षक बताया। वहां के अखबारों ने चंदा इकट्ठा करके 26,000 पाउंड की भारी रकम और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर देकर एक हत्यारे का हीरो की तरह स्वागत किया। जाहिर है इस क्रूर घटना और नाइंसाफी ने हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलग रही आग को ज्वालामुखी बना दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि ठुकरा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद पदक लौटा दिया। और इन सबसे मार्मिक घटना, लाहौर के एक स्कूल से एक 12 साल का बच्चा भागकर जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने वहां की खून से सनी लाल मिट्टी को एक कांच की शीशी में भर लिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भविष्य के शहीद आजम भगत सिंह थे। अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ अधिकारों की मांग नहीं रह गई थी, ये आर पार की जंग बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अपना हिसाब जरूर चुकता करता है। इस कहानी का सबसे संतोषजनक अध्याय पूरे 21 साल बाद लिखा गया।
आइए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 13 मार्च 1940 को सीधा लंदन के कैक्सटन हॉल में। जलियांवाला बाग के उस खूनी मंजर का एक चश्मदीद गवाह था जिसके सीने में इंतकाम की आग 2 दशकों से धधक रही थी, सरदार उधम सिंह। उन्होंने इस नरसंहार के असली मास्टरमाइंड तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को उसी के गढ़ में घुसकर मार गिराया। ओडायर ही वो शख्स था जिसने डायर के हर क्रूअल कदम को सही ठहराया था। गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़े रहे। उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तानी अपने बेगुनाहों का बहा, एक एक कतरा खून कभी नहीं भूलते। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, कैसे रॉलेट एक्ट जैसे एक अकेले दमनकारी कानून ने, जिसका मकसद सिर्फ हिंदुस्तानियों को डराना था, एक ऐसी चिंगारी को जन्म दे दिया जिसने अंततः उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को ही उखाड़ फेंका। जलियांवाला बाग की उस खून से सनी मिट्टी ने आज़ादी का ऐसा बीज बोया जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास का एक अमर अध्याय बन गया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक घटना के विश्लेषण से आपको तथ्यों को और स्पष्टता से समझने में मदद मिली होगी। ज्ञान हासिल करते रहिए।